नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पाठ में हमारा परिचय हुआ स्थितिकरण से। अंतरिक्ष में स्थितिकरण वाहनों का कैसे हो सकता है, और खासकर हमने ये देखा पाठ के अंत में कि दिशाएं जो होती हैं अंतरिक्ष में वो निर्धारित होती हैं नक्षत्रों से। नक्षत्र शब्द पे भी ध्यान दीजिए, उसी से शब्द आता है नक्शा, और बिना दिशाओं का कोई नक्शा बन नहीं सकता। इस पाठ में हम स्थितिकरण को और आगे देखेंगे। खासकर हम ये भी देखेंगे और परिचय होगा हमारा अंतरिक्ष पर्यावरण से, और कैसे पर्यावरण से कुछ गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं हमारे रॉकेट और वाहन की स्थिति में, और उनका क्या उपाय है। पिछले पाठ में हमने देखा लट्टू का कमाल, और कैसे वो घूर्णक स्थापी होता है जिसका उपयोग होता है अंतरिक्ष में वाहनों के स्थितिकरण में। कैसे वो अपनी एक ही दिशा में रहता है। घूर्ण विधि से संबंधित इस पाठ में हमारा परिचय होगा प्रकृति के एक और अजूबे से। इसको कहते हैं पुरस्सरण। ये भी आपने अपनी जिंदगी में देखा भी होगा, व्यतीत भी किया होगा, पर कभी उतना गौर नहीं किया। पर यांत्रिकी में इसका बहुत उपयोग होता है, ऐसे ऐसे जगह जो आपने सोचा भी ना हो। इसको भी हम देखेंगे इस पाठ में। रॉकेट स्थितिकरण भाग 2। लगता ऐसा है कि अंतरिक्ष में तो वाहनों को पर्यावरण से कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ सब खाली है और वायुमंडल भी नहीं है। काफ़ी हद तक ये सही भी है। ऐसा नहीं है जैसे धरती पे जोर की हवा चले, आंधी तूफान, बिजली गरजे, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सन्नाटा। अंतरिक्ष पर्यावरण का एक मौसम अवश्य है, जिसको विस्तार में हम आगे के पाठ में देखेंगे। इस वातावरण से कई प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न होते हैं जो आपके अंतरिक्ष विमान को तंग करते हैं, जोर लगा के या बलाघूर्ण पैदा करके। बल्कि ये विक्षोभ ही तो हैं जिनके कारण उपग्रहों का कार्य जीवन समाप्त होता है। किसी भी यांत्रिकी के लिए पर्यावरण जानना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष पर्यावरण के विक्षोभ जो विमान की स्थिति को तंग करते हैं और बिगाड़ सकते हैं। सौर विकिरण दाब या सोलर रेडिएशन प्रेशर। तो सूर्य किरणों से आप किसी वस्तु पे जोर लगा सकते हो। वैसे सूर्य किरण में बहुत थोड़ी गति शक्ति होती है जो फोटॉन्स की गति शक्ति से आता है, पर धरती पे ये बहुत ही मामूली होता है, नामात्र समझो। इतना कम कि इसका नाप करना भी अति कठिन है। तो फिर सौर विकिरण दाब से हमें परेशानी क्यों? तो ऐसा है कि जो सूरज के किरण धरती पे पहुंचते हैं और जो अंतरिक्ष में हैं, उनमें फ़र्क है। जैसा आपको पता होगा, सूर्य किरण एक विद्युत चुंबकीय रंगावली है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और ये बनता है अलग अलग प्रकार के तरंगों से, जिनकी अलग अलग आवृत्ति होती है और अलग अलग आवृत्ति से अलग अलग ऊर्जा होती है। कम आवृत्ति के हैं इंफ्रारेड विकिरण, फिर आते हैं दृश्य प्रकाश आवृत्ति के, जिनसे इंद्रधनुष के रंग बनते हैं, और सबसे ऊंचे आवृत्ति और ऊर्जा के विकिरण हैं एक्सरेज और गामा रेज। अब जो अधिक ऊर्जा तरंग के विकिरण हैं एक्स और गामा रेज, ये धरती तक नहीं पहुंचते, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के अणुओं से टकरा के यह अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं और ये समाप्त हो जाते हैं। तो यूं भी है कि पृथ्वी का वायुमंडल एक कवच के रूप में काम करता है, जो हमें इन खतरनाक विकिरणों से बचाता है। पर अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है, जहाँ पे ये काफ़ी आबादी में पाए जाते हैं, और यह ऊंचे ऊर्जा के विकिरणों में ज़्यादा विकिरण दाब देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो सौर विकिरण दाब विक्षोभ का यह हो गया एक कारण। दूसरी चीज़ जो और भी महत्वपूर्ण है वो है ये कि अंतरिक्ष में सूर्य विकिरण रोशनी के साथ साथ अपने साथ और भी कण लेके आते हैं, और वो हैं अल्फा और बीटा विकिरण। अब फिर से पृथ्वी का वायुमंडल के कारण अल्फा और बीटा कण धरती तक नहीं पहुंच पाते। धरती तो क्या, ये वायु में भी कुछ सेंटीमीटर जा पाते हैं, पर फिर से अंतरिक्ष में ये आबादी में पाए जाते हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण की तुलना में इनमें तो बहुत मोमेंटम है, बहुत गति शक्ति है।
क्योंकि ये भारी भी हैं, खासकर अल्फा पार्टिकल। अल्फा बीटा विकिरण की गति शक्ति को नापना भी आसान है। तो अल्फा बीटा विकिरण और ऊंचे ऊर्जा के सूर्य विकिरण से काफ़ी दाब बन जाता है, जो विमान यांत्रिकी अनदेखा नहीं कर सकती। तो दाब और क्षेत्रफल के गुणांक से बनता है बल, और बल गुरुत्वीय केंद्र से दूर हो तो बनता है बलाघूर्ण। इस प्रकार से कई उपग्रह सौर विकिरण से अपनी स्थिति खो बैठते हैं। अब इसका कोई आसान तोड़ नहीं है। थोड़ा सा उपग्रह की बनावट या डिज़ाइन से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है, जिससे सूर्य विकिरण बलाघूर्ण कम हो, जैसे उपग्रह के क्षेत्रफल के वितरण पे ध्यान देके। पर इस रोग से कोई नहीं बचता, समय समय पे स्थिति सुधारनी पड़ती है। अब सौर विकिरण दाब का एक बहुत घातक रूप है, जिसका कारण है सूर्य से किरीट विसर्जन या कोरोनल मास इजेक्शंस। इनको अधिकतर CME कहते हैं। ये सूर्य के वातावरण में विशाल विस्फोट है। तो इन भयंकर विस्फोटों से कभी कभी पृथ्वी की ओर एकत्रित तीव्र ऊर्जा के बौछार आते हैं, और ये उपग्रहों के लिए काफ़ी हानिकारक स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें गर्मी के साथ गति शक्ति भी अधिक होती है, क्योंकि इनके अणु बहुत ऊर्जावान हैं। बलाघूर्ण तो विमानों को देते ही हैं, कई बार ये विमानों को अपनी कक्षाओं से धकेल के उन्हें बेकार कर देते हैं। जब इस प्रकार से किरीट विसर्जन द्वारा सूर्य से तीव्र ऊर्जा के बौछार धरती की ओर आते हैं, तो इन्हें कहते हैं सूर्य तूफान या फिर सोलर स्टॉर्म। अंतरिक्ष यांत्रिकी के इतिहास में सैकड़ों उपग्रह समाप्त हुए हैं सूर्य तूफानों के हाथ। अब यह हम पिछले पाठ में देख चुके हैं, जिसमें हमने वाहन की धरती से अंतरिक्ष की यात्रा देखी थी। यह है वायु घर्षण से विमान में बलाघूर्ण पैदा करना, जो इसलिए होता है क्योंकि विमान के गुरुत्व केंद्र और दाब केंद्र में फासला है। यह सिर्फ निम्न कक्षा में किसी मात्रा में होता है, क्योंकि निम्न कक्षा के ऊपर यानी कुछ 200 से 800 किलोमीटर ऊपर के बाद वायु नामात्र हो जाता है। निम्न कक्षा में भला ही वायुमंडल समाप्त हो गया हो, वायु के फिर भी इतने अणु हैं कि इस घर्षण को एक बड़ा विक्षोभ माना जाता है। वो तो यह है कि सारे उपग्रह और विमान पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं और उसी दिशा में वायु भी घूम रही है, इसलिए घर्षण उतना महसूस नहीं होता। यह वैसा है कि बहते पानी के साथ चलना। अगर विमान पृथ्वी के घूर्ण दिशा के विपरीत चले, जिसे वक्री चाल कहते हैं या रेट्रोग्रेड मोशन, तो उस विमान का ज़्यादा देर टिकना मुश्किल है, क्योंकि वो बारीक वायु भी विमान पे बहुत घर्षण का जोर लगा देगा। याद रहे कि विमान निम्न कक्षा में 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति में है, और याद रहे कि घर्षण का अवरोध और वाहन की गति के बीच बहुत घातक संबंध है। तो इस चित्र में आपको एक उपग्रह दिख रहा है, जिसके अंजर पंजर सब खुले हैं। आप देखेंगे ढेर सारे तार, पुर्जे, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, और ये सब कौन से ऊर्जा पे चलते हैं? विद्युत ऊर्जा से, बिजली से। विद्युत चलेगा तो क्या बनेगा? एक विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र चलेगा या उसमें परिवर्तन आएगा तो क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत चुंबकीय विज्ञान का बुनियादी तथ्य है। तो इसका मतलब है कि इस वाहन का एक प्रकार से अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, भलाए हम चाहें या नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल और बिजली इस्तेमाल करने का परिणाम है। अब जब वाहन का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संपर्क करेगा तो क्या होगा? चुंबकीय बल बनेगा, वाहन पे बलाघूर्ण होगा और वाहन की स्थिति बिगड़ सकती है। तो यह है एक और अनचाहा विक्षोभ, जिसे हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यह चुंबकत्व हम चाहते नहीं हैं। डिज़ाइन के दौरान इससे कम से कम रखने की प्रयत्न होती है, पर कुछ बच जाता है।
यह है अवशिष्ट चुंबकत्व। चलो, तो हमने देखे कई प्रकार के अंतरिक्ष में पर्यावरणिक विक्षोभ। अब हम देखेंगे कि इनसे लंबे दौर में एक बहुत बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है और अक्सर उपग्रहों के मृत्यु का कारण भी होती है। तो इसे हम समझते हैं एक उदाहरण से। तो मान लीजिए, जैसे इस चित्र में दिख रहा है, आपका एक उपग्रह है जिसका सोलर पैनल इस तरह खुला है और उस पे सूर्य किरण पड़ रहे हैं, जिससे इसका विद्युत उत्पादन हो रहा है जो इसे अपने कार्य करने के लिए चाहिए। ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि सौर विकिरण लाभ होगा और धीरे धीरे वो उपग्रह पे इस प्रकार से बलागुण पैदा करेगा और उपग्रह के सोलर पैनल अब सूर्य किरण के लंब नहीं रहेंगे और विद्युत उत्पादन कमज़ोर हो जाएगा और उपग्रह ठीक से काम नहीं कर पाएगा। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास उपग्रह में प्रतिक्रिया चक्र हैं और हमने उस चक्र को इस प्रकार से घूर्णन गति दी जिससे हमारा उपग्रह वापस मुड़ जाएगा और सोलर पैनल फिर ढंग से सूर्य किरणों को प्रस्तुत होंगे। अब सौर विकिरण दाब तो कहीं जा नहीं रहा, तो फिर से उपग्रह धीरे धीरे अपनी स्थिति खो देगा और फिर से हम प्रतिक्रिया चक्र की घूर्णन गति बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें कि दूसरी घूर्णन गति पहले वाले से जुड़ेगी। पहले वाले घूर्णन गति को चालू रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अब चक्के को रोका तो घूर्णन गति के संरक्षण से आपका उपग्रह को उसी दिशा में घूमना पड़ेगा, व्यवस्था की कुल घूर्णन गति शक्ति को बराबर रखने के लिए। तो चक्के को आप यूं रोक नहीं सकते। दोबारा स्थिति सुधारने के लिए आपको चक्के की घूर्णन गति बढ़ानी होगी। तो टेढ़े उपग्रह को सीधा करने के लिए आपने चक्र को घूर्णन गति दी और घूर्णन गति बढ़ाई। तो अब आप समझ ही जाएंगे कि ये कहानी कहाँ जा रही है। ये सिलसिला जारी रहेगा। सौर विकिरण दाब आपके उपग्रह की स्थिति बिगाड़ता रहेगा और आपको अपने प्रतिक्रिया चक्र की घूर्णन गति शक्ति बढ़ानी पड़ती रहेगी उपग्रह को सही स्थिति में लाने के लिए। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका चक्र अपनी अधिकतम गति पे पहुँच जाएगा। अंतरिक्ष यांत्रिकी की शब्दावली में इसको दर्शाया जाता है जैसे कि चक्र पूरा भीग गया और नहीं भीग सकता, पूर्ण स्वरूप तरतर हो गया है, प्रतिक्रिया चक्र की संतृप्ति हो गई है। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिएक्शन व्हील सैचुरेशन। अब चक्र की संतृप्ति होने पर इसका क्या किया जाए? चक्र को रोक तो नहीं सकते, बल्कि उसकी घूर्णन गति कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे समझाया था इससे पूरा वाहन घूमने लग जाएगा। तो अब हमें किसी और तरीके से उपग्रह में बलाघूर्ण उत्पन्न करना पड़ेगा और चक्र के घूर्णन गति के विपरीत दिशा में, जिससे हम चक्र को धीरे धीरे रोक सकें। तो यहाँ पे अक्सर काम आते हैं सहायक प्रणोदक, जिनसे हम वाहन को चक्रों से उल्टा घूर्णन गति शक्ति देते हैं और फिर चक्रों की घूर्णन गति कम कर सकते हैं, इनको दोबारा शून्य कर सकते हैं। इस क्रिया को कहते हैं प्रतिक्रिया चक्र विसंतृप्ति, रिएक्शन व्हील डिसैचुरेशन। पर अवश्य एक समय आएगा जब आपके पास चक्रों की विसंतृप्ति करने के लिए ईंधन नहीं बचेगा। अब बैटरी भी नहीं चलेगी और गाड़ी की टंकी भी खाली। यहाँ पे होता है इनका इनिंग्स समाप्त। अब स्थितीकरण करने के और तरीके देखते हैं। तो जैसे हमने दिखाया कि घूर्णन अक्ष अपने को स्थापित करता है, तो फिर घूमता विमान का घूर्णन अक्ष भी स्थापित होगा। विमानों की इस नीति से स्थितीकरण को चक्रण कहते हैं, या इंग्लिश में स्पिन स्टेबलाइजेशन। तो ये तरीका है सरल, सस्ता और ये एक निष्क्रिय तंत्र है, यानी ऊर्जा का खर्च ज़्यादा नहीं होता। पर जैसे हमने देखा, यह अपनी स्थिति निर्धारण करेगा खगोलिक निर्देशांक से। तो अगर मान लो हमें किसी दूर की गैलेक्सी जैसे एंड्रोमेडा की जांच करनी हो और उस पर निरंतर नज़र रखनी हो, तो फिर इस प्रकार का चक्रण स्थितीकरण काम का है।
पर और कई मिशनों के लिए ये उतने काम के नहीं हैं, जैसे पृथ्वी अवलोचन या सूर्य अवलोचन। अच्छा, यहाँ एक बात बता दें कि हमने बताया था कि घूमने वाले वस्तु उस अक्ष पे स्थापित हो जाते हैं या फिर घूर्ण अक्ष की स्थापिकता होती है। तो यह पूरा सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। घूर्ण स्थापिकता इस पे भी निर्भर करता है कि कौन सा अक्ष पे घूम रहा है। इसको हम और देखेंगे कुछ देर में जब घूर्ण विधि के कुछ विचित्रताओं की बात होगी। फिलहाल यह जान लें कि घूर्ण अक्ष स्थापिकता सबसे सही होता है पिंड के उस अक्ष पे जिस पे जड़त्व घूर्ण या घूर्ण भार सबसे अधिक हो। मान लीजिए एक स्थिर नाव पे मैंने एक बड़ा सा चुंबक रख दिया, तो क्या होगा? बेशक होगा यही कि यह नाव दिशा बदलेगी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं से संरेखण करके उत्तरी दक्षिण दिशा में आ जाएगी, क्योंकि चुंबक लगाने से नाव अपने में ही एक कंपास बन गया। अब कुछ समय पहले हमने अवशिष्ट चुंबकत्व विक्षोभ के बारे में जाना था, जहां वाहन में बचे चुंबकत्व के कारण वाहन पे अनचाहे बलाघूर्ण उत्पन्न हो सकते हैं। पर इसी क्रिया को हम अपने फायदे के लिए भी तो लगा सकते हैं, जैसे कि जानबूझ के चुंबकों का प्रयोग स्थितीकरण के लिए करना, अगर वो मिशन के लिए उपयुक्त है। तो यह हम निष्क्रिय और सक्रिय तरीकों से कर सकते हैं। निष्क्रिय तरीके में उपयोग होता है स्थायी चुंबकों का या परमानेंट मैग्नेट्स। तो एक बार यह लग गए तो कोई ईंधन या ऊर्जा का खर्चा नहीं, ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, पर इसमें उलझन और बाधे तो हैं। पहली बात जो स्पष्ट है वो ये कि अब स्थितीकरण सिर्फ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संरेखण में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कभी गौर किया कि कंपास की सुई दाएं बाएं को झूमेगी और फिर अपनी दिशा पे आने में थोड़ा समय लेती है। यह इसलिए क्योंकि सुई में चुंबकीय बलाघूर्ण बनता है जो उसे झुलाता है। अब घर्षण या रगड़ से फिर सुई धीरे धीरे स्थिर हो जाती है अपनी जगह पे। पर अंतरिक्ष में घर्षण और रगड़ कम होने से अब चुंबक या फिर विमान बहुत समय तक दाएं बाएं झूमता रहेगा। अब इसको कम करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे हिस्टेरेसिस रॉड्स, पर फिर भी स्थितीकरण होने के लिए इन उपग्रहों को 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। और भूलिएगा नहीं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए समय भी ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार से स्थितीकरण करना पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने स्वयं नामक उपग्रह के निर्माण में किया है। स्थितीकरण के इस तकनीक को नाम दिया गया PMAX, पैसिव मैग्नेटिक एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, यानी निष्क्रिय चुंबकीय स्थिति नियंत्रण प्रणाली। अब चुंबकों से स्थिति परिवर्तन करने का सक्रिय तरीका है स्थायी चुंबकों की जगह विद्युत चुंबकों का उपयोग करके। तो विद्युत चुंबक होने के नाते इन्हें हम अपनी मर्जी से जब चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार के विद्युत चुंबकों को चुंबकीय बलाघूर्णक भी कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नेटिक टॉर्कर्स। अब चुंबकीय बलाघूर्णकों का उपयोग सिर्फ स्थितीकरण में ही नहीं होता है। जिन उपग्रहों को चुंबकीय क्षेत्र के संरेखण में नहीं रहना है वो भी इनको साथ लेके चलते हैं। क्यों? ये प्रतिक्रिया चक्रों की विसंतृप्ति में काम आते हैं, जैसे हमने अभी उदाहरण में देखा था, जिसमें सौर विकिरण दाब से लंबे दौर में प्रतिक्रिया चक्र अपनी अधिकतम गति पहुंच जाते हैं, उनकी संतृप्ति हो जाती है। अब विसंतृप्ति या डिसैचुरेशन के लिए हमने उदाहरण में इस्तेमाल किया सहायक प्रणोदकों का। सहायक प्रणोदकों की जगह हम चुंबकीय बलाघूर्णक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो उपग्रह पे एक निरंतर बलाघूर्ण दें और हम अपने चक्रों की घूर्ण गति कम कर सकते हैं, उनकी विसंतृप्ति कर सकते हैं।
प्रणोदकों से इस प्रकार विसंतृप्ति करना ज़्यादा सरल है, क्योंकि विद्युत चुंबक की बनावट में तो कुछ खास है नहीं और उनमें कोई हिलते घिसते पुर्जे भी नहीं है, नो मूविंग पार्ट्स। पर चुंबक बलघूर्णकों से विसंतृप्ति में समय ज़्यादा अवश्य लगेगा। यह वीडियो देखिए। यह है वीडियो इसरो का जब उन्होंने एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स ले जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। अब यहाँ पे उन उपग्रहों को कक्षा में डाला जा रहा है। ध्यान से देखें कि ये उपग्रह कैसे लोटपोट हो रहे हैं। इस लोटपोट क्रिया को कहते हैं सैटेलाइट टम्बलिंग। अब इनका स्थितीकरण इस हालात में करना आसान नहीं, क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है कि इनका हिसाब लगाना ही असंभव है। अभी इनकी परिस्थिति कुछ गाय की पूंछ जैसी है, किस तरफ झूमेगी किसको पता। तो ऐसे में स्थिति निर्धारण कठिन है, क्योंकि संवेदकों को सूचना ढंग से प्राप्त करने का समय नहीं है और फिर स्थिति परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं बनता, जैसे कि कौन से प्रतिक्रिया चक्र को कितनी घूर्ण गति देनी है यह निकालना नामुमकिन है। तो यहाँ पे चुंबकीय बलघूर्णक बड़े काम आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आके ये धीरे धीरे उपग्रह को लोटपोट से बचा के उपग्रह की स्थिति में कुछ संयम लाते हैं। उसके बाद भला ही मिशन के अनुसार स्थितीकरण के और कोई लाभदायक या और कोई शुद्ध तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है, पर कम से कम चुंबकीय बलघूर्णक इस लोटपोट से निकाल तो देते हैं। बचपन में ये खेल खेले हो, कईयों ने तो खेला होगा, बहुत मज़ा आता है। तो इस साधारण दिखने वाले खेल से हम घूर्ण विधि के एक और विचित्रता से परिचय करते हैं। तो इसमें बच्चा लक्कड़ से पहिया दौड़ा रहा है। पहली बात, पहिया गिरता क्यों नहीं? क्योंकि पहिया अपने घूर्ण अक्ष को स्थापित रखना चाह रहा है, इसलिए वो खड़ा रहना चाहता है जब तक उसे पर्याप्त घूर्ण गति मिले, बिल्कुल जैसे साइकिल। अब मान लो आपको चलते पहिए को गिराना हो, यूं बाईं साइड को, तो आप पहिए पे लक्कड़ कहाँ मारोगे? तो बेशक आम तर्क बतलाएगा कि पहिए को ऊपर दाएं साइड की तरफ से मारो तो वो बाएं साइड को गिरेगा, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपने ये खेल खेला है और याद हो, तो ऊपर दाएं साइड से मारने पर पहिया गिरता नहीं है, बल्कि वो बाईं साइड को मुड़ता है। और यह जो भौतिकी प्रक्रिया है, इसे कहते हैं पुरस्सरण। वैज्ञानिक संस्कृत से निकला एक और महान शब्द। यह शब्द विदेश गया तो फिर से उच्चारण में कुछ बदलाव आए। बोला होगा पुरस्सरण, बंदे ने सुना पुरस्सरण, प्रसरण, और फिर यह अब शब्द अंग्रेजी में है प्रीसेशन। तो पुरस्सरण का मतलब क्या है? पुरस्सरण दो शब्दों के संयोग से है, पुरस अथवा सरण। सरण का अर्थ है चलना, इससे हमारा शब्द आता है सैर करना। सरण है एक से दूसरी जगह चलना, किसी स्थान को चलना। पुरस का मतलब है आगे को, और चलन के संदर्भ में जो आगे है वो बाद में आएगा। यूं समझ लो जैसे पुरस्कार, ये कार्य चलन के आगे या फिर कार्य के बाद मिलता है। पुरस्कार पहले ही दे दिया तो कोई पुरस्कार लेके भाग गया तो काम कौन करेगा? तो पुरस्सरण है वो क्रिया जो आगे को प्रकट होती है, और ये लागू होता है घूर्ण वस्तुओं पे। पुरस्सरण को घूमते पहिए के संदर्भ में समझते हैं। तो ये है घूमता पहिया, जिसको आपने यहाँ ऊपर इस प्रकार से बल लगाया। अब अगर यह पहिया स्थिर होता तो बेशक यह उल्टी दिशा में गिर जाता, पर क्योंकि यह घूम रहा है, इस पे बल क्रिया का पुरस्सरण होगा। बल आगे को प्रकट होगा, उसका पुरस्सरण होगा। कितना आगे जाएगा? एक मोड़ आगे। एक घूर्ण चक्कर में 4 मोड़ है, दाएं 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 या बाएं 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 बाएं। तो यह बराबर हो गया 90 अंश आगे, 90 डिग्री आगे। कौन सी दिशा में?
घूर्ण दिशा में, याद रखना। तो घूमते पहिए को लक्कड़ मारा ऊपर पर असर हुआ 90 डिग्री बाद, एक मोड़ आगे। तो लक्कड़ के जोर का पुरस्सरण हुआ, वो आगे को सैर कर गया। तो अगर घूमते पहिए को गिराना हो तो लक्कड़ कहाँ मारोगे? यूं, पीछे को। फिर बल का पुरस्सरण होगा और वो 90 डिग्री बाद प्रकट होगा। यहाँ पे पहिए के ऊपर को और फिर पहिया गिरेगा। तो स्थायी वस्तुओं पे क्रिया प्रतिक्रिया एक ही स्थान पे होती है, पर घूर्ण पिंडों पे अंजाम एक मोड़ बाद दिखता है पुरस्सरण के कारण। तो इसका सूत्रीकरण और गणन कैसे किया जाता है? तो फिर से उसी उदाहरण को देखते हैं जहां घूमते पहिए को ऊपर लक्कड़ मार के उसे हम मोड़ते हैं। पहले हम लगाएंगे दाएं हाथ का नियम पता करने के लिए कि पहिए की घूर्ण गतिशक्ति की दिशा क्या है, और पाएंगे कि पहिए की एंगुलर मोमेंटम की दिशा सीधे अपनी ओर है। अब बला घूर्ण की दिशा क्या है? बला घूर्ण की दिशा भी हम दाएं हाथ से निकालते हैं। जिस दिशा में बल लगाया गया उस दिशा में उंगली रख के उन्हें घूर्ण अक्ष की तरफ लपेटो। अंगूठा सीधा रखो और अंगूठा आपको बला घूर्ण का दिशा बतलाएगा। तो ऊपर से देखें तो यह इस प्रकार से दिखेगा। बला घूर्ण की दिशा नीचे को है और घूर्ण गतिशक्ति की दिशा दाएं को। तो इस स्थिति को पहले रेखाइक भौतिकी से समझते हैं। रेखाइक थोड़ा समझने में आसान है। अगर कोई वस्तु किसी गतिशक्ति से एक दिशा में जा रही हो और उस पे लंब ओर से बल लगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगे, तो निश्चित रूप से बल उस वस्तु की गतिशक्ति का दिशा बदलेगा और दिशा को अपने बल की दिशा की ओर करने का प्रयत्न करेगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए क्रिकेट का कट शॉट। यहाँ पे बॉल सीधे आती है और बैट्समैन उसे तकरीब लंब दिशा में मारता है। अगर जोर से मारा तो बैकवर्ड पॉइंट को जाएगा, कमजोर तो थर्ड मैन को, और अगर हल्के से मारा इस प्रकार से तो फाइन थर्ड मैन को। तो क्या हो रहा है कि बैट के बल बॉल की गतिशक्ति की दिशा अपनी ओर ले जाता है। अब यहाँ पे कुक ने बॉल काफ़ी जोर से मारा, स्क्वायर मारा और ये गई होगी बैकवर्ड पॉइंट को, मतलब स्क्वायर के थोड़ा पीछे। अब मान लो क्रिकेट बॉल की जगह शॉर्ट पुट बॉल होती उसी गति में, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका दिशा परिवर्तन इतना नहीं होता, क्योंकि बॉल का अब भार ज़्यादा है और गतिशक्ति भी ज़्यादा होगी, और अधिक गतिशक्ति के वस्तु का दिशा बदलना आसान नहीं होता। इतने ही जोर का शॉट मारने पे शॉर्ट पुट की बॉल जाती कुछ फाइन थर्ड मैन को। तो बिल्कुल जिस प्रकार से रेखाइक भौतिक विज्ञान में होता है उसी तरह घूर्ण भौतिकी में भी होता है। वस्तु पे बला घूर्ण उस वस्तु की घूर्ण गतिशक्ति की दिशा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, बला घूर्ण लगने के परिणाम से घूर्ण गतिशक्ति का दिशा परिवर्तन होता है और इसलिए पहिया मुड़ जाता है। और दिशा परिवर्तन निर्भर है कि बला घूर्ण कितना लगा और वस्तु की घूर्ण गतिशक्ति कितनी है। तो मोटा, भारी, भरकम, तेजी से घूमता हुआ पहिया का दिशा लक्कड़ मार के बदलना आसान नहीं होगा, जैसे ही बल्ले से तेजी से आती शॉटपुट की गेंद। अच्छा, अब इसी खेल में अगर बच्चे ने पहिए के ऊपर यहाँ लगातार लक्कड़ मारा तो क्या होगा? तो स्पष्ट है कि पहिया लगातार मुड़ता रहेगा और चक्कर मारने लग जाएगा। एक और केंद्र पे, एक और अक्ष पे परिक्रमा लेने लगेगा। तो इसको कहते हैं पुरस्सरण चक्र, और जिस अक्ष पे पहिया ऐसे घूमेगा उसे कहते हैं पुरस्सरणिक
अक्ष या प्रिसेशनल एक्सिस। इसका उपयोग भी विमान स्थितिकरण में होता है, जिसे हम बाद में देखेंगे। पर पहले इस अद्भुत प्रक्रिया के और उदाहरण देखते हैं। तो फिर आते हैं हम अपने लोकप्रिय लट्टू पे। तो यह है एक लट्टू के दो दृश्य, बाएं वाला आगे से और दाएं वाला ऊपर से। मान लो लट्टू इस प्रकार से घूम रहा है। तो अगर हमने लट्टू को यहाँ आगे पे हल्के से दबाया तो वो कहाँ को झुकेगा? इस पे पुरस्सरण की क्रिया लागू होगी और वो ऐसे बाईं साइड को झुकेगा। अगर हमने इस लट्टू के ऊपर की नोक को इस प्रकार से धक्का मारा अपने से दूर को, तो अब लट्टू किस तरफ झुकेगा? फिर से पुरस्सरण होगा। जो हमने लट्टू को जोड़ लगाया वो 90 डिग्री आगे घूर्णन दिशा में जाएगा और प्रकट ऐसे होगा कि हमने बाएं साइड से लगाया और लट्टू दाएं साइड को झुकेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, एक बार लट्टू एक साइड को झुक गया तो अब उसका गुरुत्व केंद्र और उसका तल या वो क्षेत्र जिस पे लट्टू खड़ा है वो अब संरेखण में नहीं होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे। अब जब गुरुत्व बल वस्तु के पद से न गुजर रही हो तो क्या होगा? बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। अब अगर यह एक स्थायी वस्तु होती तो बलाघूर्ण के कारण ये गिर जाता, पर क्योंकि ये घूम रहा है तो क्या होगा? पुरस्सरण। तो गुरुत्व बल का असर प्रकट होगा 90 डिग्री आगे अगले मोड़ पे और लट्टू वहाँ झुकेगा। अब वो आगे झुकेगा तो फिर वहाँ बलाघूर्ण पैदा होगा और वो बल प्रकट होगा फिर से आगे को। तो इस प्रकार से गुरुत्व बल आगे आगे को चलता रहेगा और इस कारण लट्टू गिरेगा नहीं बल्कि डगमगाएगा। और तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं लट्टू का पुरस्सरण या इंग्लिश में प्रिसेशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। अब यह प्रयोग देखा होगा, YouTube पे तमाम वीडियो इसके मिल जाएंगे। तो पहिया इस दिशा में घूम रहा है जो आप ब्लू एरो से देख सकते हैं। गुरुत्व बल इसके अक्षदंड या धुरी पे एक्सल पे लग रहा है नीचे की दिशा में। पुरस्सरण के कारण वो बल 90 डिग्री आगे लगेगा और अब नीचे की जगह क्षैतिज दिशा में प्रकट होगा, जिससे पहिया इस तरह पुरस्सरण परिक्रमा करेगा। एक और मज़ेदार उदाहरण, हेलीकॉप्टर। सबसे पहले हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है? अपने पंखों से। पंख हवा नीचे धकेलते हैं और प्रतिक्रिया के रूप में पंखों पे ऊपर की ओर जोर लगता है। ठीक है, ये तो साफ है। अब अगर हेलीकॉप्टर को उड़ान में ऊंचा नीचा जाना हो तो वो कैसे? अपने पंखों की गति बदल के? बिल्कुल नहीं। हेलीकॉप्टर के पंखों की गति कभी नहीं बदलती। क्यों? फिर से घूर्णन गति शक्ति के संरक्षण के सिद्धांत के कारण। अगर हेलीकॉप्टर ने अपने पंखों की घूर्णन गति बदली तो कुल घूर्णन गति शक्ति के संरक्षण के लिए बाकी हेलीकॉप्टर के ढांचे को उल्टा घूमना पड़ेगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर के पंखों की गति नहीं बदलती। तो फिर हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे कैसा होता है? ये होता है पंखों का एंगल बदल के, पंखों को तिरछा करके। जितना पंख तिरछा होगा या फिर जितना पंख खुलेगा उतना वायु उनके पंखों के निचले भाग में लगेगा और उनको ऊपर को जोर लगाएगा। जितना पंख क्षैतिज होगा या बंद होगा उतना ही कम हवा उनके नीचे से लगेगा, उठन बल कम होगा और हेलीकॉप्टर नीचे को आएगा। अब इसके यांत्रिकी में हम गहराई से नहीं जाएंगे, पर इसमें प्रयोग होता है स्वॉश प्लेट तकनीक का। तो जो हेलीकॉप्टर के पंखों का घूर्णन तंत्र है वो बैठता है एक पटरी पे, जिसे स्वॉश प्लेट कहते हैं। अब ये पटरी डंडों के द्वारा पंखों से जुड़ा होता है।
और यह पटरी ऊपर नीचे भी जा सकती है। जब पटरी ऊपर करते हैं तो पंख खुलते हैं और हेलीकॉप्टर उठता है। जब स्वॉश प्लेट पटरी नीचे जाती है तो पंख बंद होते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे को आता है। ठीक है, तो यहां तक बात सीधी है। अब अगला सवाल है हेलीकॉप्टर मुड़ता कैसे है, आगे पीछे दाएं बाएं कैसे जाता है। तो पहले देखते हैं कि हेलीकॉप्टर को आगे पीछे दाएं बाएं जाने के लिए किस स्थिति में होना चाहिए। तो वो इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। जाहिर है कि हेलीकॉप्टर को आगे जाने के लिए आगे को झुकना पड़ेगा, जिससे वो हवा पीछे को धकेले और आगे की दिशा में उस पर प्रतिक्रिया हो। इसी तरह दाएं जाने के लिए उसे दाएं ओर को झुकना पड़ेगा, हवा को बाएं साइड में धकेलने के लिए। तो चलो, ये भी स्पष्ट है, पर ये होता कैसे है? तो इसका रहस्य है इसी स्वॉश प्लेट पटरी की यांत्रिकी में। स्वॉश प्लेट पूरा ऊपर नीचे तो जा ही सकता है, पर इसके साथ साथ वो चारों दिशाओं में भी अलग से उठ सकता है। जैसे आगे से उठेगा और पीछे से नीचे होगा, दाएं से उठेगा और बाएं से नीचे होगा, बाएं से उठेगा और दाएं से नीचे रहेगा, और पीछे से उठेगा तो आगे से नीचे रहेगा। तो इससे होता यह है कि जब भी पंख स्वॉश प्लेट के उठे हुए भाग से गुजरता है तभी उसका पंख खुलेगा, और जब वो स्वॉश प्लेट के उठे भाग से नीचे उतरने लग जाएगा तो पंख बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पंख को हेलीकॉप्टर के किसी भी साइड को खोल सकते हैं और उसी समय दूसरे साइड उसका विपरीत पंख बंद होगा। तो एक साइड पंख को उठन बल लगेगा, लिफ्ट लगेगा, और उसके उल्टे साइड में पंख बंद है तो उसे उठन जोर नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा? हेलीकॉप्टर पे बलाघूर्ण लगेगा और वो तिरछा हो सकता है, झुक सकता है और फिर मुड़ सकता है, दिशा बदल सकता है। तो ठीक है, अब जैसे इस चित्र में हमें हेलीकॉप्टर को दाएं ओर ले जाना हो तो हम स्वॉश प्लेट को बाएं में उठा देते हैं। इससे बाएं की तरफ जब पंख जाएगा तो वो खुलेगा, वायु से उठन मिलेगा और हेलीकॉप्टर दाएं ओर को झुकेगा और दाएं ओर चल पाएगा। सही है? पर ऐसा नहीं होता। क्यों? फिर से पूरा शरण। अगर मान लो हेलीकॉप्टर के पंख यूं ऊपर से घड़ी अनुसार घूम रहे हों तो पंख को खोला जाएगा पीछे को, और पंख पे उठन बल पड़ेगा जब पंख हेलीकॉप्टर के पीछे से गुजर रहा है, पर पुरस्सरण के कारण उसका असर होगा एक मोड़ आगे, हेलीकॉप्टर के बाएं साइड को। तो बाएं साइड उठेगा, दाएं साइड झुकेगा और हेलीकॉप्टर दाएं को जा सकता है। इसी तरह से अगर हमें हेलीकॉप्टर आगे ले जाना है तो हम पीछे पंख नहीं खोलेंगे, हम दाएं वाला पंख खोलेंगे। उठने का जोर लगेगा पंख को हेलीकॉप्टर के दाएं साइड पे, पर पुरस्सरण के कारण वो प्रकट होगा पीछे को, और फिर हेलीकॉप्टर पीछे से उठेगा, आगे से झुकेगा और अब आगे को जाएगा। अब इसको सीधे सीधे जायरोस्कोप में देखते हैं। यह प्रयोग YouTube पे है और किया जा रहा है एक बढ़िया क्वालिटी के जायरोस्कोप के साथ, जिसके घूर्णन चक्र को अलग अलग अक्षों पे मुड़ने की अनुमति है। तो इसका चक्र घूम रहा है इस प्रकार से, घड़ी जैसे। अब जब इस पे उंगली ऐसे आगे को दबाया तो पुरस्सरण के कारण बल घूर्णन दिशा में 90 डिग्री बाद दिखेगा और घूर्णन चक्र नीचे से उठेगा, अपने से दूर जाते। अगर उंगली से उल्टा पीछे से दबाया
तो चक्र भी अब उल्टी दिशा में मुड़ेगा, फिर से पुरस्सरण की वजह से। ये है प्रोफेसर वॉल्टर लुइन के फिजिक्स लेक्चरों से। यहाँ पे प्रोफेसर जी एक घूमते पहिए को पकड़े हुए हैं और फिर एक कुर्सी पे बैठेंगे जो घूम सकती है। तो चलते पहिए को जब वो एंगल बदलते हैं तो पुरस्सरण फिर देखने को मिलता है और उसके अनुसार वो घूमते हैं। फिर याद रहे कि निरंतर पुरस्सरणिक घूर्ण के लिए एक निरंतर बल या बला घूर्ण चाहिए। यहाँ पे प्रोफेसर जी ने चलते पहिए को थोड़ा तिरछा किया है। इसमें इनको लग रहा है हाथों में जोर। जो बला घूर्ण पुरस्सरण कायम रखने के लिए आवश्यक है वो खुद व्यतीत कर रहे हैं अपने हाथों में। यह एक स्थिर पहिए को तिरछा पकड़ने जैसा नहीं है जिसमें कोई जोर नहीं लगता। तो देखते हैं कैसे पुरस्सरण द्वारा इस क्रिया को समझाया जाए। जब प्रोफेसर पहिया को तिरछा करते हैं तो वे पहिए पे बला घूर्ण लगाते हैं। यह बराबर है कि वे अपने दाएं हाथ से पहिए के धुरी को नीचे दबाते हैं और अपने बाएं हाथ से ऊपर उठाते हैं, जैसे इस चित्र में दिख रहा है। अब पुरस्सरण के मुताबिक यह बल प्रकट होगा 90 डिग्री बाद, पहिए की घूर्ण दिशा में 90 डिग्री आगे, इस प्रकार से जो आप इस चित्र में देख सकते हो। और इससे आप देखेंगे कि बला घूर्ण का असर उन पे क्षैतिज लगेगा और फिर उन्हें कुर्सी पे घुमाएगा। तो इस प्रयोग में हम अपने घूर्ण गति शक्ति के समीकरणों से भी गणना कर सकते हैं कि उनकी घूर्ण गति कितनी होगी। तो पहले हम पहिए की घूर्ण गति शक्ति के दिशा को पहचानते हैं और यह हम कर सकते हैं दाएं हाथ से। इस घूर्ण गति शक्ति को हम बोलते हैं L और इसकी प्रारंभिक दिशा क्षैतिज है। अब जब प्रोफेसर साहब पहिए को तिरछा करते हैं तो इस घूर्ण गति शक्ति L की दिशा क्षैतिज से कुछ थीटा डिग्री ऊपर हो जाती है। तो क्योंकि घूर्ण गति शक्ति एंगुलर मोमेंटम एक सदिश राशि है, वेक्टर है, तो हम इसका वियोजन करते हैं क्षैतिज और लंब घटकों में, वेक्टर रेजोल्यूशन इनटू x एंड y कंपोनेंट्स। तो क्षैतिज घटक में होगा L cos थीटा और लंब में L sin थीटा, और प्रारंभ में था सिर्फ L क्षैतिज दिशा में। तो अब संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं। पहले क्षैतिज दिशा में तो पहले था L, अब हो गया L cos थीटा जो L से कुछ कम है। अब इस अक्ष पे घूर्ण गति शक्ति का संरक्षण के लिए प्रोफेसर जी को क्षैतिज अक्ष पे L माइनस L cos थीटा की घूर्ण गति शक्ति से घूमना चाहिए, पर यह संभव नहीं क्योंकि व्यवस्था को उस अक्ष पे घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। पर अगर यह प्रयोग अंतरिक्ष में हो रहा होता जहां पे हर एक अक्ष पे घूमने की आज़ादी होती तो प्रोफेसर साहब इस अक्ष पे भी घूमते। अब देखते हैं लंब अक्ष को। यहाँ पे शुरू में कोई घूर्ण गति शक्ति नहीं थी, फिर पहिए को तिरछा करने से L sin थीटा की घूर्ण गति शक्ति आई। अब संरक्षण के लिए इस अक्ष पे कुल शून्य रहना चाहिए। तो जाहिर है L sin थीटा की घूर्ण गति शक्ति से प्रोफेसर जी और उनकी कुर्सी को उल्टा दिशा में घूमना पड़ेगा। अगर हमें प्रोफेसर जी और कुर्सी का उस अक्ष में घूर्ण भार पता हो तो हम घूर्ण गति निकाल सकते हैं, और यही पुनर्संरक घूम इस प्रयोग में प्रदर्शित हो रहा है। तो यह थी घूर्ण विधि का एक और पहलू, पुरस्सरण। इस विज्ञान का उपयोग होता है वाहन की स्थितिकरण में स्थिति परिवर्तन से। घूमते चक्रों पे बला घूर्ण देके उनका एंगल बदल के हम विमान की स्थिति कई प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हैं पुरस्सरण प्रतिक्रिया चक्र, और नासा इनको कंट्रोल मोमेंट जाइरोस या CMGs बोलता है। तो मान लो हमें विमान का ऐसे स्थितिकरण चाहिए जिससे उसका निचला तल हमेशा धरती के समांतर हो। हमारे वाहन में एक पुरस्सरण चक्र है जो इस प्रकार से खड़ा है और घूम रहा है। अब चक्र का थोड़ा एंगल बदल के हम पुरस्सरण द्वारा अक्ष नमन करवा सकते हैं वाहन का,
और एंगल थीटा का गणन इस प्रकार से हो कि वाहन की परिणामिक घूर्ण गति उतनी ही हो कि वो एक बार अक्षनमन में घूमे उतने ही समय में जितने समय में वो पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरी करे, जो निम्न कक्षा में अधिकतर 1.5 घंटा करीब होता है। तो इस प्रकार से पूरा सरण चक्र प्रणाली से हम विमान की निर्धारित स्थितिकरण कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक समस्या है। अक्षनमन तो होगा पर साथ में वाहन का लोटन भी होगा। कैसे? ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, पिछले प्रयोग से आप समझ सकते हैं। अब लोटन को ठीक करने के लिए और कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये चक्र जोड़ी में चलते हैं, जिससे किसी अनचाहे अक्ष पे घूर्ण को एक दूसरे का काट सके। अब ये सीएमजी होते हैं भारी भरकम, और क्योंकि चक्रों को घुमाए रखना पड़ता है, ऊर्जा भी बहुत खाते हैं। चक्रों में जड़त्व गुण काफ़ी होना चाहिए, तभी उनका असर अच्छा रहेगा। इसलिए ये भारी और चौड़े होते हैं। निरंतर बलाघूर्ण देना हो तो इनके पुर्जे घिसते भी ज़्यादा हैं। इनका उपयोग सिर्फ बड़े बड़े अंतरिक्ष विमानों में होता है, जैसे ISS स्पेस स्टेशन पे। यहाँ स्थिति बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बलाघूर्ण लगता है। इनसे नियंत्रण बहुत बारीकी से हो सकता है। अब घूर्ण विधि के विषय पे हैं तो घूर्ण भौतिकी के और कुछ विचित्रताओं पे बात करते हैं। मान लो आपके पास एक गधा है, भारी 20 किलो का। आप अपने दोस्तों को बुलाओ और उठाने को बोलो, पर शर्त है कि उठाना है सिर्फ कोने से, सिर्फ हैंडल के छोर से, बीच में हाथ नहीं लगाना। तो आपके दोस्त नहीं उठा पाएंगे। अब आपके गधे के अंदर एक चक्का है छिपा हुआ, जो बैटरी से चलता है, और उसका स्विच गधे के हैंडल में है। तो अब आपकी बारी आई तो आपने स्विच ऑन किया और चक्का अंदर घूमने लगा। अब भला ही आप आधी पसली के क्यों ना हो, आप उस गधे को एक हाथ से आराम से अपने सर के ऊपर घुमा पाओगे। आपको गधा बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, पर उसे घुमाते रहना है और चक्के में पर्याप्त घूर्ण गति होनी चाहिए। और अजीब है कि यही प्रयोग अगर आपने वेइंग मशीन पे खड़े होके किया तो मशीन पूरा आपका और गधे का 20 किलो भार संपूर्ण बताएगा। पर एक और चीज़, अगर आपके दोस्त ने चाहा तो वह घूमते गधे को एक उंगली से रोक सकता है। उन्हें कोई जोर नहीं लगेगा। यहाँ पे लोग कहेंगे ऐसे कैसे, 20 किलो की चीज़ गति में किसी को लगे तो चोट लगनी चाहिए। पर एक और तर्क यह बोले कि जब घुमाने वाला जोर नहीं लगा रहा तो जोर लग कैसे सकता है। तो घूर्ण विज्ञान के ये अद्भुत तथ्यों को प्रकाशित बहुत किया इंग्लैंड के प्रोफेसर श्री एरिक लाइथवेट ने 1970 के दशक में। इन्होंने इन सारे प्रयोगों का प्रदर्शन खुद किया और टीवी पे भी, BBC पे, जिससे वे काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गए थे। प्रोफेसर लाइटवेट का मानना था कि घूर्ण भौतिकी के कई विषयों को न्यूटन के सूत्रों से नहीं समझा जा सकता है, और इसको समझने के लिए फिजिक्स में एक अलग नया सोच धारा की आवश्यकता है। पर इन बातों से वो शिक्षा संस्थानों से विवाद में पड़ गए और उनकी बोली को दबा दिया गया। प्रोफेसर लाइटवेट के घूर्ण विज्ञान से संबंधित वीडियो आप YouTube पे देख सकते हो। अब घूर्ण विज्ञान का एक और अजूबा, और ये विमानों के लिए पता होना आवश्यक है। पाठ में हमने काफ़ी चर्चा की घूर्ण अक्ष के स्थापिकता पे, और कैसे प्रकृति का नियम है कि घूमती हुई चीज़ अपने घूर्ण अक्ष पे टिका रहने की कोशिश करती है। पर इस नियम में छेद हैं, उपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। कई स्थितियों में ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा भी हो सकता है, और इन स्थितियों को पहचानना आवश्यक है।
अब इस वस्तु को देखते हैं। यह एक फ़ोन है। इसके 3 मुख्य घूर्ण अक्ष हैं। पहला ऐसे, जिस पे सबसे कम घूर्ण भार या जड़त्व घूर्ण है। इस अक्ष पे ये इस प्रकार से घूमेगा। फिर आता है इसका द्वितीय अक्ष, जिस पे दूसरे नंबर का जड़त्व घूर्ण है। वो अक्ष ऐसे चलता है और इस पे ये फ़ोन ऐसे घूमेगा। और फिर आता है तृतीय अक्ष। इस पे सबसे अधिक जड़त्व घूर्ण है और इस पे फ़ोन इस तरह से घूमेगा। तो बात यह है कि जो दूसरा अक्ष है, इस पे घूर्ण स्थापिकता नहीं होती। कोई भी वस्तु को अगर उसके दूसरे अक्ष या मध्य अक्ष पे घुमाया जा रहा हो तो उसका पलटी मारने की संभावना काफ़ी है। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट एक्सिस थ्योरम या मध्य अक्ष थ्योरम। पर इसका और जाना माना नाम है झनेबिकॉफ इफेक्ट। झनेबिकॉफ एक रूसी कॉस्मोनॉट थे, रूसी नहीं तो सोवियत, जिन्होंने इस थ्योरम का एक बहुत ही अजीब चौंकाने वाला रूप देखा। ये था सोवियत संघ के अंतरिक्ष अड्डे सल्यूट पर 1985 में। तो यह कुछ सामान खोल रहे थे और खोलने पर जब विंग नट्स घूम के निकले तो वो कुछ इस प्रकार से पलटी खाने लगे। तो इनका यह घूर्ण अक्ष द्वितीय है, मध्य है। और आप देख सकते हैं कि घूर्ण अक्ष स्थापिकता तो दूर, यह पुर्जा पूरा ही बार बार पलट रहा है। इस प्रक्रिया को आप अपने फ़ोन के साथ भी देख सकते हैं या फिर कोई और वस्तु जो उसी आकार का हो। अगर आप अपना फ़ोन को यूं लटा के फिर मध्य अक्ष पे घुमा के उछालें तो एक पूर्ण घूर्ण यानी 360 डिग्री के मोड़ के बाद उसे दोबारा पकड़ें तो आप देखेंगे कि उसका मुंह उल्टा होगा, यानी कि हवा में वो अपने प्रथम अक्ष पे भी घूम गया जो आपने नहीं किया। अब यह 100% ना हो भला, पर अक्सर होगा और यह भी झनेबिकॉफ इफेक्ट का परिणाम है। तो मतलब है कि अगर आप विमान की स्थितीकरण चक्रण द्वारा करवाना चाहे तो पहले और तीसरे अक्ष पे ठीक है, पर मध्य अक्ष पे कभी नहीं। एक और चीज़ है कि पाया यह गया है कि लंबे दौर में घूर्ण वस्तु जिस पे तरह तरह के बदलाव और विक्षोभ आते हैं, उनका घूर्ण अक्ष अधिकतम जड़त्व घूर्ण के अक्ष की ओर जाता है। तो सबसे विश्वसनीय चक्रण तीसरे अक्ष पे होता है, जिसका सबसे ज्यादा घूर्ण भार है। तो इसके साथ अब हमारा पाठ ये समाप्त होने को आ रहा है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि पूरा स्थितीकरण प्रणाली का हिसाब किताब। तो जैसे आप देख रहे हैं, एक स्थितीकरण क्या है, एक नियंत्रण प्रणाली देख लिया था और इसमें हमारे 2 भाग होते हैं, एक है निर्धारण का और एक है परिवर्तन का। अब जो संवेदक हैं हमारे, वो काम आते हैं निर्धारण में, और जो प्रवर्तक होते हैं जिनको एक्चुएटर्स कहते हैं, ये असल में जो परिवर्तन लाते हैं किसी प्रकार का यंत्र में, वो होते हैं प्रवर्तक, और वो काम आते हैं हमारे परिवर्तन में। और बीच में आता है हमारे प्रोसेसर या फिर संसाधक। ठीक है, तो इसमें आपका वगैरह कंप्यूटर वगैरह आएंगे जो सूचना पहुंचाते हैं संवेदक को परिवर्तक को। तो निर्धारण में हमारे आते हैं संवेदक और परिवर्तन में हमारे आते हैं प्रवर्तक। और संवेदकों में हमने देख लिया हर एक प्रकार के, जैसे कंपस था, चुंबकत्व मापी, फिर हमने देखे सूर्य संवेदक, फिर पृथ्वी क्षितिज संवेदक, हमने देखे तार संवेदक, और फिर जायरोस्कोप। और जायरोस्कोप संवेदक जो है वो थोड़ा अलग है दूसरों से। बाकी संवेदक जो है वो बाहर से सूचना लेके आते हैं, पर जायरोस्कोप क्या करता है कि एक पहले की स्थित हुई एक निर्धारित स्थिति को उसमें परिवर्तन देख पाता है कि अगर कोई पुरानी मतलब निर्धारित स्थिति है और उसमें कोई परिवर्तन आया तो वो जायरोस्कोप बता देता है, क्योंकि वो अक्षस्थापी है। तो अपनी अक्षस्थापी विज्ञान का इस्तेमाल करके। और बीच में आपका आएगा फिर संसाधक। तो संसाधक में आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम, आपके जो भी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब कि जो
एक दूसरे संवेदक और प्रवर्तक एक दूसरे से संपर्क कैसे करते हैं, उसके पीछे का किस तरह से भाषा है, क्या क्या प्रोग्रामिंग है और उसके क्या क्या प्रणालियां हैं, उन सबको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो इसमें आते हैं आपके कंप्यूटर्स और फिर इसमें आते हैं आपके डेटाबेस, जो आपके जो सारे आंकड़ों के जो कोश हैं, जो आपके नक्शों के कोश हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र के, पृथ्वी के या फिर तारों के, वो सारा का सारा सूचना आपको डेटाबेस में डाल के ऊपर ले जाना पड़ता है उपग्रह में। और फिर आता है आपके प्रोग्राम वगैरह सारे, जिसको हम कहते हैं कोड। और प्रवर्तक में हमने देखा कि दो प्रकार की विधि से चलते हैं, एक है सक्रिय और दूसरा कौन सा होता है, वो होता है जिसमें हमें अपना ऊर्जा खर्चना पड़ता है। और उसमें आपको पाओगे अपने हर एक प्रकार के प्रणोदक, सहायक प्रणोदक, छोटे बड़े, फिर प्रतिक्रिया चक्र आएंगे उसमें। और प्रतिक्रिया चक्र दो टाइप के होते हैं जो हमने देखे, एक तो सीधे होते हैं और फिर दूसरा होता है जो पुरस्सरण का फायदा उठा के आपका स्थितीकरण करते हैं। और फिर आते हैं आपके बलक हुनक, जो विद्युत से चलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटोटॉर्कर्स, ठीक है। और फिर निष्क्रिय विधि होती है जिसमें हमारा ज्यादा ऊर्जा का खर्च नहीं होता। इसमें आते हैं हमारे स्थायी चुंबक, जो एक चुंबक लगा दो और वो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र का फायदा उठा के अपनी स्थिति पकड़ लेंगे। और फिर आता है उसमें चक्रण, स्पिन स्टेबलाइजेशन, कि आप बस घुमाते रहिए और उपग्रह अपनी स्थिति बनाए रखेगा। और याद रखें कि ये एक पुनः निवेश प्रणाली कहते हैं इसको, एक फीडबैक सिस्टम है। तो संवेदक आपको कुछ बताता है, संसाधक उस सूचना को प्रवर्तक के पास पहुंचाते हैं, प्रवर्तक कुछ करता है, फिर संवेदक दोबारा पढ़ता है और ये सिलसिला आपस में चलता रहता है। तब जाके बनता है, इसका तालमेल बैठता है और तभी आप स्थितीकरण में सफलता पाओगे। और इसी का मैंने इंग्लिश में भी एक पूरा इस चार्ट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो वो ये हुआ। अच्छा, तो अब आजकल की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो इस प्रकार से है कि अब जो ये सारे स्थितीकरण के उपकरण है ना, वो सबके सब समस्त रूप से ना एक एकत्रित उपकरण में मिल जाते हैं। तो जैसे कि ये डब्बा है, तो ये नासा का सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट, वो बोलते हैं एक ADCS यूनिट कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड ADCS यूनिट। और ये बनाया है ब्लू कैनियन टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी ने। ADCS जैसे हमने बताया था वो है क्या, एटीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब जो इनका स्थितीकरण का पूरा प्रणाली है उसको ADCS कहते हैं। और ये एक यूनिट है, मतलब कि समस्त जो इनका स्थितीकरण के सारे जो उनको चाहिए औजार, वो सब के सब इसी उपकरण में आप पाओगे। तो इस उपकरण में आपको एक डब्बे में देख लीजिए आपको मिलेंगे, जो ये वाला है XACT ब्लू कैनियन टेक्नोलॉजीज का, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। कंपास मिल जाएंगे आपको, सूर्य संवेदक, पृथ्वी क्षितिज संवेदक, तारा संवेदक, जायरोस्कोप, प्रतिक्रिया चक्र, बला घूना, कंप्यूटर डेटाबेस कोड, सब कुछ इसमें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ। और ये एक एक नहीं होंगे, इसमें एक्चुअली कई संवेदक होंगे, क्योंकि रिडंडेंसी के, एक खराब हो गए तो दूसरा चल सकता है, तो वो दो तीन भी डाल देते हैं और सब इस डब्बे में। अब आप सोचिए ये डब्बा कितना बड़ा होगा, ये कोई गेस लगाओ। तो ये डब्बा है 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर लंबा और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब छोटा सा डब्बा है। और इसका कुल वजन है 910 ग्राम का, आप हाथ में उठा के आराम से चल सकते हो। अब इस प्रकार के जो उपकरण हैं, जो पूरा का पूरा आपका स्थितीकरण का सारा कुछ, मतलब सारे उनके औजार अंदर रखे हुए हैं, ये असल में छोटे छोटे सैटेलाइट्स के काम आते हैं, छोटे उपग्रह जिनको क्यूबसैट्स वगैरह कहते हैं। ये ISS वगैरह में तो नहीं होंगे, क्योंकि अब इनके प्रतिक्रिया चक्र इतने छोटे छोटे होंगे, पर फिर भी मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मतलब कि कितना, मतलब सूक्ष्म हो गया, मतलब कितना मिनिचुराइजेशन हो गया कि एक, मतलब 1 किलो का भी नहीं है। और इसमें सारे संवेदक हैं आपके, सारे प्रवर्तक भी हैं, और बीच के पूरा संसाधक का पूरा सिस्टम है आपका, पूरा प्रोसेसर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ इसी में पाओगे। तो स्थितीकरण का पार्ट फिर यहाँ खत्म करते हैं। पर एक चीज है कि अभी स्थितीकरण का अभी कहानी अधूरी है, क्योंकि स्थितीकरण ढंग से हो नहीं सकता जब तक हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना चाहिए, एक और चीज हमें पता होना चाहिए, और वो है उपग्रह या फिर विमान का स्थान। अब जैसे कि हमने देखा था कि जितना हम उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के पास पहुंचते हैं, उतना ही कंपास की सुई झुकती है।
जिसे चुंबकीय नमन एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ डिप। मध्य चुंबकीय रेखा पे ये 0 होता है, यानी कंपास की सुई क्षितिज होगी। तो अगर हम धरती पर गाड़ी में हैं जिसमें हमारे पास चुंबकत्व मापी है और वो नमन एंगल 0 बता रहा है, तो जाहिर है कि हम मध्य चुंबकीय रेखा पे कहीं हैं। पर ध्यान करें, ये सिर्फ इसलिए हम आश्वासन से कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी गाड़ी जमीन के समांतर क्षितिज है, वी आर पैरेलल टू द ग्राउंड। पर अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं। 0 नमन एंगल का मतलब यह ज़रूरी नहीं कि विमान मध्य चुंबकीय रेखा के ऊपर हो, और न ही इसका मतलब कि विमान धरती के समांतर है। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं आप, और पता लगेगा कि अगर विमान का अक्ष नमन चुंबकीय नमन एंगल के बराबर हो तो हमारा कंपास नमन एंगल को 0 ही बताएगा, भला ही विमान अलग अलग स्थिति में हो सकता है, मुंह धरती की ओर या फिर कहीं ऊपर की ओर। इसी तरह धरती पे अगर कंपास जमीन की ओर काफ़ी झुके जैसे इस चित्र में, तो मतलब आप उत्तरी ध्रुव के पास होंगे, किसी हाई लैटिट्यूड में होंगे। पर अंतरिक्ष में यह झुकाव आपको मध्य चुंबकीय रेखा के ऊपर भी मिल सकता है अगर आपकी गाड़ी उल्टी हो। कहने का मतलब हुआ कि बिना स्थान जाने स्थितीकरण करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे ही तारा संवेदक देख लो। मान लो आपके विमान के छत पर एक तार संवेदक सीधे ध्रुव तारा पे केंद्रित है, तो सीधी बात है कि अगर आप उत्तरी ध्रुव के ऊपर हो तो विमान की पीठ ध्रुव तारा की ओर होगी और पेट धरती की ओर। पर अगर यही विमान दक्षिण ध्रुव के नीचे हो तो अब उसका पेट धरती की ओर नहीं है, तो फिर से बिना स्थान जाने विमान का पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति निर्धारण करना मुश्किल है। तो बात यह है कि स्थितीकरण और स्थानीयकरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और जैसे स्थितीकरण, स्थानीयकरण भी एक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें निर्धारण और परिवर्तन होगा। याद रहे कि विमान एक कक्षा में चलता है और कक्षा में स्थान निर्धारण के लिए कक्षीय निर्देशांक प्रणाली चाहिए। तो यह हम देखेंगे अगले पाठ में, स्थानीयकरण का पहला भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।